हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। द पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम क्लास 11 के इतिहास का चैप्टर नंबर 2 का पार्ट 2 करने वाले हैं। पार्ट 1 हमने इससे पहले कवर कर लिया दोस्तों। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और हम बात करते हैं अपने आज के पहले टॉपिक की, जिसका नाम है लेखन कला। लेखन कला यानी लिखने की कला। लिखने की कला का विकास मेसोपोटामिया में होता है। आपको याद होना चाहिए, यानी विश्व को लेखन कला की देन जो प्राप्त हुई है, जो लेखन कला का हमारे जो हम आज लिखने के में पूरी तरह सक्षम है, इस कला का जो विकास वो मेसोपोटामिया से ही माना जाता है। तो सबसे पहले बात कर लिपि। तो उच्चारित ध्वनियों जो दृश्य संकेतों या चिन्हों के रूप में प्रस्तुत की जाती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। अब लिपि क्या होती है, इस तरह से मैं आपको समझाऊँ। जैसे हमारी हिंदी है, ठीक है, हमारी मातृभाषा हिंदी है, तो हिंदी की लिपि क्या हुई? हिंदी की लिपि हुई देवनागरी, यानी जिस लिपि में हिंदी हम लिखते हैं वो लिपि क्या कहलाती है? देवनागरी कहलाती है, ठीक है। और जैसे हिंदी की देवनागरी लिपि हो गई, ठीक है, अंग्रेजी की जो लिपि रोमन लिपि होगी, इसी प्रकार से लिपि क्या होती है? उच्चारित ध्वनियों जो दृश्य संकेतों या चिन्हों के रूप में प्रस्तुत की जाती हैं, उसे हम लिपि कहते हैं। और इस लिपि का जो विकास होता है, जो विकास हुआ, वो सबसे पहले मेसोपोटामिया में ही हुआ है। मेसोपोटामिया में सबसे पहली जो पट्टिकाएँ मिली हुई वो लगभग 3200 ईसा पूर्व के। यहाँ मेसोपोटामिया में जो सबसे पहली पट्टिका मिली है लिखित रूप से, वो है 3200 ईसा पूर्व पहले की। तो याद रखिएगा, तो सबसे पहले जो लिखित प्रमाण मिले हैं मेसोपोटामिया में वो हैं 3200 ईसा पूर्व की। इसके अलावा इन पट्टिकाओं पर चित्र जैसे चिन्ह और संख्याएं दी गई हैं। वहाँ बैलों, मछलियों, रोटियों के भी चिन्ह मिले हैं, जिनकी संख्या लगभग 5000। कितनी है संख्या? लगभग 5000 संख्या है इनकी। मेसोपोटामिया के लोग मिट्टी की पट्टिकाओं पर लिखा करते थे। और मिट्टी की पट्टिकाओं पर कैसे लिखा करते थे? तो सबसे पहले जो लिपिक होता था वो मिट्टी को गीला करता था, ठीक है, मिट्टी को पहले गीला किया जाता था, फिर उसको गूंद कर थाप कर एक ऐसे आकार की पट्टी का रूप दे देता था जिससे वह आसानी से हाथ से पकड़ सके। यानी हाथ में आसानी से, आज के जैसे आज हम मुद्रा, पैसा हाथ में आसानी से पकड़ लेते हैं, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान यानी आदान प्रदान कर सकते हैं, ठीक ऐसे ही मेसोपोटामिया के लोगों ने इस मिट्टी को पहले गीला करते थे, फिर उसको गूंथा करते थे, फिर उसे ऐसा आकार देते थे जिसे आसानी से हाथ में पकड़ा जा सके, ठीक है। और उसकी सतह को चिकना करके और सरकंडे की तीली की तीखी नोक से वह आसानी से उस सतह पर लिखा जाता था, ठीक है। अब ये जिस तरह से इस पे मिट्टी की पट्टिकाओं पर लिखा जाता था, अब पट्टिकाएँ तो जो लिखी जाती थी वो सिक्के का यानी मुद्रा का काम करती थी। अगर कोई भी मेसोपोटामिया का व्यापारी या आम नागरिक किसी भी चीज़ को खरीदना चाहता है या खरीदना चाहता था, तो उस विशेष लिपि के माध्यम से जो पट्टिकाएँ, मिट्टी की पट्टिकाएँ बनाई गई थी, उन पर उस मूल्य का अंकन होता था और वो केवल उसी समय के लिए इस्तेमाल किया जाता था। मान लेते कि कोई व्यक्ति अभी वर्तमान मैंगो सीजन चला तो 2 kg मैंगो लेना चाहता है, तो उस पट्टिका से केवल एक ही बार 2 kg मैंगो लिया जा सकता था। उसमें ऐसा विशेष प्रकार का कुछ चिन्ह या कुछ अंकन किया जाता था जिससे केवल उस विशेष वस्तु को खरीदने के लिए ही उस मुद्रा का इस्तेमाल किया जा सकता था। बाद में वो मुद्रा बिल्कुल समाप्त हो जाती, यानी उसका इस्तेमाल दोबारा अब नहीं किया जा सकता था, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। इसीलिए मेसोपोटामिया में बहुत सारी पट्टिकाएँ हमें देखने को मिलती हैं खुदाई के दौरान, जो हमें मिले हुए हैं अवशेष वहाँ पर। सतह को चिकना करके सरकंडे की तीली नोक से वह आसानी से सतह पर लिखा जाता था। और जो मेसोपोटामिक लिपि थी जिस पर पट्टिकाओं पर लिखा जाता था, उस लिपि को क्या कहा गया है? कीलाकार कहा गया, कीलाकार। और इसे क्यूनिफॉर्म या कीलाकार के नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है 1 नंबर में कि मेसोपोटामिक लिपि कैसी थी? तो कीलाकार था, ठीक है, यानी क्यूनिफॉर्म। लगभग 2600 ईसा पूर्व के आसपास जो वर्ण कीलाकार हो गए और उसकी भाषा जो है सुमेरियन थी। क्यूनिफॉर्म की अगर हम बात करें तो क्यूनिफॉर्म जो है लैटिन भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है। क्यूनियस यानी खूंटी और फॉर्मा मतलब आकार। तो क्यूनिफॉर्म किस भाषा से लिया गया? तो लैटिन भाषा से लिया गया है। ये 2 शब्दों से मिलकर बना है क्यूनियस। क्यूनियस का मतलब होता है खूंटी और फॉर्मा का मतलब होता है आकार, ठीक है। अब बात करते हैं लेखन कला का महत्व क्या है। तो लेखन कला द्वारा हिसाब किताब का समुचित ढंग से रखा जा सकता है। लेखन कला द्वारा मनुष्य दूर दूर बैठे लोगों के साथ अपना संपर्क जो है बनाए रख सकता है और मनुष्य पुस्तकों के रूप में अपने ज्ञान को भी संचित कर सकता है। तो ये लेखन कला काफ़ी महत्व है और मेसोपोटामिया के लोग इससे भली भांति परिचित थे, क्योंकि
लेखन कला के विकास ही इसलिए हुआ था क्योंकि मेसोपोटामिया के लोग दूर दूर से व्यापार किया करते थे, ठीक है, क्योंकि वो कुछ संसाधनों में तो काफ़ी समृद्ध थे, परंतु कुछ संसाधनों जैसे खनिज संसाधन की अगर हम बात करें तो वो उस संसाधनों में उतने समृद्ध नहीं थे, इसलिए जो खनिज संसाधन थे वह मेसोपोटामिया के लोगों को दूर से देशों से आयात करने पड़ते थे, और आयात के बदले आयात जो होता था वो लिखित रूप में होता था। इसलिए आप कह सकते हैं कि मेसोपोटामिया में लेखन कला का विकास इसी के लिए हुआ था और इसका बहुत बड़ा महत्व था, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम बात करें लेखन कला द्वारा मनुष्य दूर दूर बैठे लोगों के साथ अपना संपर्क बनाए रख सकता है। पत्र व्यवहार के माध्यम से, खतों के माध्यम से जो है एक दूसरे के साथ संपर्क साध सकते थे, क्योंकि हर बार हर व्यक्ति को जो है व्यापार के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना इतना आसान नहीं था, क्योंकि उस ज़माने में संचार के इतने तीव्र साधन तो थे नहीं कि हर व्यक्ति डेली और प्रतिदिन के हिसाब से यात्रा कर व्यापार करे। इसलिए वो लेखन कला का विकास का एक और ये भी चरण हम कह सकते हैं, और मनुष्य पुस्तक के रूप में अपने ज्ञान को भी संचित कर सकता है। तो ये लेखन कला का काफ़ी महत्व है। इसके अलावा लेखन कला का प्रयोग तो सुमेर के व्यापार की पहली घटना को एन मार्कर के साथ जोड़ा जाता है, और मेसोपोटामिया की विचारधारा के अनुसार सर्वप्रथम राजा ने ही व्यापार और लेखन कला की व्यवस्था की थी। तो सुमेर के जो व्यापार की जो पहली घटना को किसके साथ जोड़ के देखा जाता है, तो देखा जाता है एन मार्कर के साथ जोड़कर देखा जाता है, और ये अनुमान लगाया जाता है कि मेसोपोटामिया में व्यापार का सबसे पहला शासन राजा के द्वारा ही किए गए थे। अगला हमारा टॉपिक है शहरीकरण, मंदिर और राजा। तो शहरीकरण की अगर हम बात करें तो 5000 ईसा पूर्व से दक्षिणी मेसोपोटामिया में बस्तियों का विकास होने लगा था। जी हाँ, बस्ती यानी छोटे छोटे शहर बसाए जाने लगे थे, छोटे छोटे घर कॉलोनियाँ बसाई जाने लगी थी 5000 ईसा पूर्व में। और मेसोपोटामिया के जो शहर थे वो दो प्रकार के होते थे। एक शहर वे जो मंदिरों के चारों ओर विकसित हुए, यानी पहले मंदिर बनाए गए और मंदिर के आसपास लोग जो है इनका रहते क्योंकि देवता को पूजनीय थे, और लोग मंदिर के आसपास अपना घर बनाते चले गए और इससे वहाँ उस शहर का विकास हो गया। दूसरा शहर वह था जो व्यापार के केंद्र के रूप में विकसित हुए, जैसे मारी उर शहर जो व्यापार के रूप में विकसित हुए, ठीक है, और बाकी शाही शहर थे। सबसे पहला ज्ञात मंदिर एक छोटा सा देवालय था जो कच्ची ईंटों का बना हुआ था, ठीक है। जो सबसे पहला ज्ञात मंदिर मेसोपोटामिया मिला वो क्या था, एक छोटा सा देवालय था जो कच्ची ईंटों का बना हुआ था। मंदिर विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं के निवास स्थान थे। उदाहरण के लिए उर जो चंद्र देवता था और इनाना जो प्रेम व युद्ध की देवी थी। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उर जो है चंद्र देवता और इनाना जो प्रेम व युद्ध की देवी थी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मंदिरों के आंगनों के चारों ओर कई कमरे बने होते थे। मंदिरों की बाहरी दीवारें कुछ खास अंतराल के बाद भीतर और बाहर की ओर मुड़ी होती थी। आराध्य देव सैद्धांतिक रूप से खेतों, मत्स्य क्षेत्रों और स्थानीय लोगों के पशुधन का स्वामी माना जाता था। जो मंदिर की बाहरी दीवारें होती थी वो कुछ खास अंतराल को क्या होती थी, भीतर और बाहर की मुड़ी होती थी, ऐसे सामान्य घर नहीं होते थे। ये हो सकता है कि मंदिरों को विशेष दर्जा देने के लिए, विशेष अवलोकन करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता होगा। जैसे वर्तमान में हम देखते हैं कि मंदिरों को ऊंचाई पर बनाया जाता है, ठीक है, उसमें शीर्ष होता है, इस तरह से, है ना। तो हो सकता है वहाँ पर मंदिरों को अलग दिखाने के लिए या पूजनीय स्थान दिखाने के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता होगा। शहरी जीवन की बात करें तो धन दौलत का ज़्यादातर हिस्सा समाज के एक छोटे से वर्ग में केंद्रित था। मेसोपोटामिया के समाज में एकल परिवार को आदर्श माना जाता था, ठीक है, शहरी व्यवस्था में। और बात कर लेते उर नगर की। यहाँ सबसे पहले खुदाई की गई थी। उर नगर के साधारण घरों की खुदाई 1930 के दशक में की गई। इसमें टेढ़ी मेढ़ी व संकरी गलियां पाई गई। अनाज के बोरे और ईंधन के गड्ढे संभवतः गधे पर लाद कर घर तक लाए जाते थे, क्योंकि जो गलियां थी उर नगर की काफ़ी संकरी थी, छोटी थी, टेढ़ी मेढ़ी थी, तो वहाँ पर परिवहन का साधन तो जा नहीं सकता था। इसलिए वहाँ पर अनाज को घरों और तक पहुँचाने के लिए जो है ईंधन के गट्ठे पहुँचाने के लिए गधे का इस्तेमाल किया जाता था। नगर नियोजन की पद्धति का बहुत ज़्यादा अभाव था। उर नगर में जल निकासी का भी अभाव बहुत ज़्यादा था, जल निकासी बहुत अच्छी नहीं थी। घरों बाहर गलियों का पानी घरों में प्रवेश कर जाता था। लोग अपने घर का सारा कूड़ा कचरा बुहार करने की साफ कर गलियों में डाल देते थे, जिससे गली ऊंची हो जाती थी और जब बरसात होती तो गली का सारा कचरा आंगनों में भी आ जाता था। कमरों के अंदर रोशनी खिड़कियों से नहीं बल्कि उन दरवाजों से होकर आती थी जो आंगन में खुला करते थे। ऐसा हो सकता प्राइवेसी को बरकरार रखने के लिए किया गया हो, ठीक है। इसके अलावा घरों के बारे में कई तरह के अंधविश्वास भी प्रचलित थे, जिनके विषय में उर में पाई गई शकुन अपशकुन संबंधी बातें पट्टिकाओं पर लिखी मिली, जैसे कि जैसे घर का दरवाज़ा जो है वो किसी दूसरे घर के सामने नहीं खुलना चाहिए। इस तरह से तमाम प्रकार के अपशकुन और तमाम प्रकार की किंवदंतियाँ वहाँ पर हमें पट्टिकाओं में दिखाई देती हैं। बात कर लें तो माली नगर की,
तो 2000 ईसा पूर्व के बाद माली नगर शाही राजधानी के रूप में खूब फला फूला। यह फरात नदी के ऊर्ध्वाधर पर स्थित है। यहाँ खेती और पशुपालन साथ साथ होता था। यहाँ किसान और पशुचार दोनों तरह के लोग रहते थे और कभी कभी किसान और पशुचार को दोनों के बीच लड़ाइयाँ भी हो जाती थी। किसानों और गडेरियों के बीच कई बार झगड़े हो जाते हैं। इसका सबसे बड़ा मुख्य कारण यह था कि जो गडेरिये थे वो खानाबदोश थे और खानाबदोश जो है कभी कभी किसानों के खेतों को मतलब उसके फसलों को नष्ट कर देते थे या उनके पशुओं को उठा ले जाते थे। तमाम प्रकार की समस्याएं थी और ये कारण था किसान और खानाबदोश की भी लड़ाई करने। खानाबदोश मतलब होता है जो घूम घूम कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने जीविका को चलाते हैं। यहाँ खानाबदोश लोग अक्कदी, एमोराइट, असीरियाई और आर्मीनिया जाति के थे। याद रखना। तो यहाँ कौन कौन से खानाबदोश लोग थे? अक्कदी, एमोराइट, असीरियाई और आर्मीनियाई जाति के थे। इसके अलावा मारी के जो राजा थे वो भी किस समुदाय के थे? मारी के राजा भी एमोराइट समुदाय के थे। मारी नगर में जिमरिलिम का महल के काफ़ी प्रसिद्ध है और मारी नगर एक अत्यंत महत्वपूर्ण व्यापारिक स्थल पर स्थित था, जहाँ से होकर लकड़ी, तांबा, रागा, तेल, मदिरा और अन्य कई किस्मों का जो है माल नाव के जरिए फरात नदी के रास्ते अन्य देशों में लाया और ले जाया जाता था। ठीक है, अब बात कर लेते हैं विश्व को मेसोपोटामिया की देन क्या क्या है। तो विश्व को मेसोपोटामिया की सबसे बड़ी देन है उसकी काल गणना और गणित की विद्वतापूर्ण परंपरा है। यानी सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण देन मेसोपोटामिया की विश्व को यही है, काल गणना, समय के महत्व, समय की गणना। जैसे काल गणना की अगर हम बात करें तो महीने का 30 दिनों में, ठीक है, साल का 365 दिनों में, एक हफ्ते का 7 दिन में, ये जो काल गणना है ये मेसोपोटामिया की ही देन है। 1800 ईसा पूर्व के आसपास की कुछ पट्टिकाएं मिली हैं। इनमें गुणा और भाग की तालिकाएं, वर्ग और वर्गमूल और चक्रवृद्धि ब्याज की सारणियां भी दी गई हैं। मेसोपोटामिया के लोग सूर्य और चंद्र ग्रहण घटित होने का भी हिसाब किताब रखते, यानी खगोल विद्या के रूप में काफ़ी ज़्यादा वो परिपूर्ण थे। बात करें बेबीलोन नगर की तो 331 ईसा पूर्व में सिकंदर से पराजित होने तक बेबीलोन विश्व का एक प्रमुख नगर बना रहा। इसका क्षेत्रफल 850 हेक्टेयर से अधिक था और इसकी 4 दीवारी तिहरी थी। इसमें बड़े बड़े राजमहल और मंदिर स्थित थे और नगर में एक जिगुरात अर्थात सीढ़ीदार मीनार थी। इसके व्यापारिक घराने दूर दूर तक अपना कारोबार करते थे, यानी ये शाही नगर था बेबीलोन, जिसे बेबीलोनिया के नाम से जाना जाता है। तो इस पार्ट में दोस्तों इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, धन्यवाद।